आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने क्या कंडीशन लगाई, अपन उसे देखते। कंडीशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, उन्होंने लोन देने से पहले कुछ कंडीशन लगाई। बिफोर ग्रांटिंग द लोन टू इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज यानी छूट देना, कंट्रोल से बाहर करना, एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा भाई प्राइवेट सेक्टर को तुम लिबरलाइज करो, उसको खुली छूट दो काम करने की, तुम उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस तुमने लगा रखे हैं वो हटाओ। और क्या कहा आईएमएफ ने, दूसरी कंडीशन है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, कि हर एरिया में गवर्नमेंट ही अगर बिजनेस करेगी तो प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करेगा, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ सेक्टर से हट जाना चाहिए। और तीसरा रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, जो फॉरेन की कंपनियां इंडिया आना चाहती हैं या इंडिया की जो कंपनियां बाहर जाना चाहती हैं उनको भी काम करने की पूरी आज़ादी मिले। कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक ने ये 3 जो कंडीशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लगाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनको मानना पड़ा। और इस लोन को लेने के लिए गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस जो है वो करनी पड़ी। और ये 1991 में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो कई लोग इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बजाय। द मेन एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू क्रिएट ए मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर भी काम करे और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करे, इनके बीच में कॉम्पिटिशन हो। जब इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा तो ये माल सस्ता बेचेंगे और कंज्यूमर को जो है माल सस्ता मिलेगा तो महंगाई कम होगी। एंड रिमूव द बैरियर टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। कहते हैं कि एंट्री कोई भी फर्म ले सकती है इकोनॉमी के अंदर और हम उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड ऑफ मेजर्स। 2 मेजर्स हैं, जिन 2 मेजर्स को हम यहाँ देखेंगे। उससे पहले The new economic policy is called new because it had more or less completely reversed the policy being followed prior to 1991। इसने क्या किया, 1991 की जो पॉलिसी थी उसको पूरा रिवर्स कर दिया, उसको पूरा ही बदल डाला। जो पहले 30-40 साल से हमारे यहाँ चल रही थी लेकिन उसमें देश का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना की एक्सपेक्टेशन की थी। दैट्स वाई उसको चेंज किया गया और नई पॉलिसी लाई गई, इसीलिए इसके आगे नाम लगाया गया न्यू। The measure taken under new economic policy was popularly called economic reforms। और इनको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। These reforms laid stress on replacing the license। तो इससे पहले हमारी जो पॉलिसी थी वो थी LQP। क्या, लाइसेंस से हम प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करेंगे, कोटा से कंट्रोल करेंगे तो और परमिट देंगे उनको, परमिशन वही लाइसेंस जैसा ही LQP थी। उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया LPG में, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये LPG रेजिम जो है वो लाई गई और LQP जो है वो हटा दी गई। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके 2 कंडीशन थी, वो 2 कंडीशन क्या है देखिए। ये 2 मेजर थे, पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर जो थे वो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे और वो डिमांड साइड मैनेजमेंट था, डिमांड को किस तरह से मैनेज करना है। दे रेफर टू शॉर्ट टर्म मेजर्स विच एम एट करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अब्रॉड से पैसा आना और जाना है वो सुधरे, बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हम सफिशिएंट जो है डॉलर्स इंडिया में अपने पास रखें। एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई को कंट्रोल करें और जो प्राइजेस राइज है उनको कंट्रोल्ड वे में बढ़ने दें, बढ़ेंगे तो वो सही लेकिन उन पर कंट्रोल करें। ये तो था स्टेबलाइजिंग मेजर। दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ये सप्लाई साइड मैनेजमेंट था और ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे विच एम एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारा सप्लाई अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनको इंडिया में आने देना चाहिए जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो रेट अपने आप कम होंगे और रेट कम होंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप ही कम हो जाएगा और कस्टमर्स को जो है वो चीप रेट्स पे माल मिलेगा। तो इस तरह से 2 इसमें बात की गई, एक डिमांड साइड जो कि शॉर्ट टर्म थी और एक सप्लाई साइड मैनेजमेंट जो कि लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। सही है। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका जो मेन फीचर था उसमें 3 मेन बातें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी LPG।
लिबरलाइजेशन का मतलब था नो लाइसेंस, आपको काम करने के लिए गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप काम करने के लिए फ्री हैं, आप इजीली काम कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स फायदा नहीं दे रही थी, गवर्नमेंट के जो बिजनेस फायदा नहीं दे रहे थे, गवर्नमेंट उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेच दे। और तीसरा था इन दोनों का आउटकम, मेन तो यही था लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इनसे आउटकम क्या निकला? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या कि ग्लोबल आप अपना बिजनेस जो है ग्लोबली बढ़ा सकते हैं, यानी अब्रॉड के जो बिजनेस हैं वो बिजनेसमैन है वो यहाँ के बिजनेस खोल सकते हैं और यहाँ के बिजनेसमैन अब्रॉड जाके बिजनेस खोल सकते हैं। किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, सही है। The term liberalization means removal of entry and growth restriction on the private sector। इन्होंने क्या किया कि जो एंट्री और ग्रोथ पर जो रेस्ट्रिक्शन थे प्राइवेट सेक्टर के, उनको रिमूव कर दिया, हटा दिया कि प्राइवेट सेक्टर जो है उन बिजनेस में भी आके एरिया में आके भी बिजनेस कर सकता है जिनमें पहले उस पर रेस्ट्रिक्शन था। पहले क्या था? देयर वर लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इन इंडिया इन द एरिया ऑफ लाइसेंसिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, इन सब पे रेस्ट्रिक्शन था। लिबरलाइजेशन सिंपली मीन लिबरलाइजिंग इंडस्ट्री एंड बिजनेस फ्रॉम गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। लिबरल का मतलब खुला छोड़ना इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से। द पर्पस वॉज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, जिससे कि जो कंट्री है वो अपनी पूरी कैपेसिटी से आगे बढ़ सके, बाय इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर को हम आगे बढ़ाएं, एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड, और मल्टीनेशनल्स को कहें कि आप भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। द एम वॉज टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिशन इनटू द इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। हम ये चाहते थे कि इनके बीच में कंपटीशन हो, इसीलिए हमने प्राइवेट सेक्टर्स को खुला छोड़ दिया। अब आपको बिजनेस करने के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप इजीली अपना काम करिए। जब वो खूब तेजी से काम करेंगे, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा तो चीजें सस्ती होगी, जब चीजें सस्ती होगी तो कंज्यूमर को चीजें अपने आप ही सस्ती मिलेगी और महंगाई पे कंट्रोल होगा। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है। पहला है इनकरेजिंग इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट इन न्यू वेंचर्स। इंडस्ट्रीज को कहा कि आप नए वेंचर्स में पैसा लगाए। पहले इन वेंचर्स में गवर्नमेंट ही पैसा लगा सकती थी, अब हमने प्राइवेट सेक्टर्स को भी इनकरेज किया। नंबर 2, रिमूविंग नीडलेस और अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। हम गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फालतू के रेस्ट्रिक्शंस प्राइवेट सेक्टर पे लगा रखे थे उनको हटाया। एंड नंबर 3, इंकरेजिंग यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आप यूज करें। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप अब्रॉड से भी हेल्प ले सकते हैं। अब देखें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, क्या रिफॉर्म्स हुए इस दौरान। तो देखो अलग अलग टाइप के रिफॉर्म्स हुए। नंबर 1, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, कि इंडस्ट्री सेक्टर में हमने क्या क्या सुधार किए, इंप्रूवमेंट्स किए। नंबर 2, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर वगैरह इनके लिए। नंबर 3, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, कि डॉलर वगैरह के रिलेटेड हमने क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो किए। नंबर 4, टैक्स रिफॉर्म्स, जो टैक्स की जो रेट्स थी वो इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स थे उनकी रेट बहुत ज़्यादा थी, उनमें भी रिफॉर्म्स किए। और नंबर 5 है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, कि इंडिया में ट्रेड करना और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पॉलिसी है उसमें भी रिफॉर्म किया गया। तो लिबरलाइजेशन के अंदर कुल मिलाकर इन 5 पॉलिसीज में जो है वो सुधार किए गए, रिफॉर्म किए गए। वो कैसे, तो एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं।
इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 24 जुलाई 1991 को आई थी, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपन ने इंट्रोड्यूस की थी उसके अंदर पहला रिफॉर्म हुआ रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ने पहले इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत सारे लाइसेंस लगा रखे थे, उसके बगैर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री खोल नहीं सकता था। तो गवर्नमेंट ने इनको रिड्यूस कर दिया कि आप कोई भी बिजनेस लगाइए, आपको लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक चीज़ों पर एक शॉर्टलिस्ट बना दी, जैसे लिक्वर, शराब, डिफेंस इक्विपमेंट जैसे तोप, बंदूक वगैरह, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, कोई अजाडियस, कोई केमिकल्स या बारूद वगैरह हो, इन चीज़ों के लिए। इन चीज़ों को गवर्नमेंट ने लाइसेंस की लिस्ट में रखा कि ये आप बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कोई सा भी बिजनेस करिए, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब प्राइवेट सेक्टर के लिए सारे बिजनेस खुल गए, वो ईजिली इन सेक्टर्स में भी अपना बिजनेस लगा सकते थे। सही है। आगे, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने पहले कुछ बिजनेस जो है वो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखे थे, और ऐसे सेक्टर थे 17। अब गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस केवल 3 पे ही कर दिया। केवल 3 सेक्टर गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है, इनमें प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं आ सकता। बाकी सभी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए। ये 3 सेक्टर जिनमें रेस्ट्रिक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिफेंस के इक्विपमेंट वो प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, ये 3 सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। बाकी सभी में प्राइवेट सेक्टर जो है अपना काम कर सकता है। पहले 17 थे ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया जिनमें केवल पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता था, अब ऐसे सेक्टर केवल 3 ही रह गए हैं। सही है। नंबर 3 है डी रिजर्वेशन ऑफ अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले काफ़ी सारे बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर रखे थे कि केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही इनको बनाएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको कहते हैं? जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। अब गवर्नमेंट ने उसको डी रिजर्व कर दिया, यानी बाकी जने भी उसमें बड़े जो सेक्टर्स हैं, वो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी उसमें घुस सकते हैं। अब वो डी रिजर्व्ड है, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी नहीं है, कोई और भी जना इसको बना सकता है। तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, और गवर्नमेंट ने इनकी प्राइसिंग भी जो है मार्केट पावर्स पे ही छोड़ दी, फोर्सेज ऑफ द मार्केट, यानी गवर्नमेंट उसकी प्राइस तय नहीं करेगी, मार्केट की डिमांड और सप्लाई जो है वो खुद ही इसकी प्राइस जो है वो तय करेगी। और प्राइवेट सेक्टर को जब इतने राइट दे दिए तो उन पर रेस्ट्रिक्शन के लिए कुछ कानून भी होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने MRTP एक्ट बनाया। MRTP एक्ट क्या? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी मोनोपोली का कोई फायदा उठाए उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने MRTP एक्ट भी जो है वो बनाया। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। नंबर 2 आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने RBI के रोल को रिड्यूस किया। द रोल ऑफ RBI वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल, को उसको कि आप रेगुलेट मत करो, आप तो फैसिलिटी दो जिससे फाइनेंशियल सेक्टर जो है ग्रोथ कर सके। As a result, financial sector was allowed to take decision on many matters without consulting RBI। अब वो RBI से कंसल्ट किए बगैर भी कुछ डिसीजन ले सकते थे। द रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। इससे प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन हुए, जैसे इंडिया में ICICI बैंक, ABN एमरो बैंक। दिस इंक्रीज द कॉम्पिटिशन ऑफ बेनिफिटेड द कंज्यूमर थ्रू लोअर इंटरेस्ट रेट। इससे इनके बीच में कॉम्पिटिशन हुआ और ये लोअर इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक को लोन देने लग गए। इससे पब्लिक के लिए जो लोन लेना बहुत आसान हो गया और सर्विसेज भी बेटर मिलने लग गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वर रेज टू अराउंड 51%। पहले बैंकों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा नहीं हो सकता था, तब उसको बढ़ाकर 51% कर दिया गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII शॉर्ट फॉर्म है, FII सच एज मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड आर वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। पहले ये इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा नहीं लगा सकते थे, लेकिन उसके बाद इनको भी ये परमिशन दे दी गई। देन बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट न्यू ब्रांचेस। नई ब्रांचेस खोलने लग गए बैंक, क्योंकि अब उनको आज़ादी दे दी गई। पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, अब वो फॉर्मेलिटीज़ कम कर दी गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में खुली और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की फैसिलिटीज़ मिलने लग गई। तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी ये सुधार 4-5 किए गए हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स की। फिस्कल रिफॉर्म क्या कि गवर्नमेंट के टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा थे। तो फिस्कल रिफॉर्म्स रेफर्स टू रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नुकसान था वो GDP के 8.4% के बराबर था 1991 में, जो कि बहुत ज़्यादा है।
जिसको गवर्नमेंट ने बाद में सुधार कर 5% लिया है 1996-97 में, और बाद में 2006-07 तक 3.7% यानी 8.4 से 3.7 तक रिमार्केबल डिक्रीमेंट जो है गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल डेफिसिट के अंदर किया। इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वेरियस कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर पे बहुत कंट्रोल किया एंड टुक इनिशिएटिव टू रेज बोथ इट्स टैक्स, और गवर्नमेंट ने अपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो थे उनको बढ़ाने के लिए काफ़ी वर्क किए। फिजिकल रिफॉर्म्स मेनली कंसिस्ट ऑफ टैक्स रिफॉर्म, बेसिकली ये टैक्स रिफॉर्म्स हैं जो कि अपन को देखने हैं। और मेजर टैक्स रिफॉर्म्स क्या थे देखते हैं। पहला तो रिडक्शन इन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने पहले टैक्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई कर रखी थी, हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे, तो उस कारण से लोग टैक्स से बचते थे और टैक्स इवेजन करते थे, यानी टैक्स की चोरी करते थे। सिंस 1991 देयर हैज बीन ए कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द इनकम टैक्स, उसके बाद लगातार इनकम टैक्स कम किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है कंपनी पे लगने वाला टैक्स, वो भी लगातार कम किया गया। इट इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स इनकरेज सेविंग्स, कहते हैं कि अगर आप टैक्स रेट नॉर्मल रखोगे ना तो लोग सेविंग करेंगे और टैक्स भी आपको टाइम पर देंगे, और अगर ज़्यादा टैक्स रेट आप लगाओगे तो लोग टैक्स देंगे ही नहीं और टैक्स की क्या होगी, चोरी होगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रिडक्शन इन टैक्सेस किया। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्चुअली टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, देखिए मैंने नीचे दिया है। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली लेती है। कैसे, ये गवर्नमेंट है, ये पब्लिक है। जब पब्लिक डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देती है, बीच में कोई जो वाया नहीं होता है, तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, है ना। और यही अगर गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्स ले, और जैसे शॉपकीपर है वो पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करे और फिर गवर्नमेंट को दे, तो टैक्स तो पब्लिक पे ही लगा, लेकिन पब्लिक ने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया, पब्लिक ने पहले शॉपकीपर को दिया और शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को दिया। दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। वास्तव में ये डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम पे टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है शॉपकीपर पे तो आप खर्चा करोगे ना, तो ये खर्चों पे टैक्स है। ये तो इनकम पे टैक्स है और ये खर्चों पे टैक्स है, सही है। तो गवर्नमेंट जो है दो तरीके के टैक्स देती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या लिखा है, डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, यानी पब्लिक डायरेक्टली पे करेगी। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डेथ ड्यूटी एटसेट्रा, ये सब टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर टू द दोज टैक्सेस विच affect the income and property of persons through their consumption expenditure। मैंने कहा था ये एक्सपेंडिचर पे टैक्स है। Indirect taxes are generally imposed in goods and services. The burden of indirect taxes can be shifted. Example of indirect taxes are sale tax, VAT का मतलब value added tax, custom duty etc. ये सब indirect tax है। तो गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी किए। कैसे, कंसीडरेबल एफर्ट have also been made to reform in the indirect taxes to facilitate establishment of common national market for goods and services. For example, central value added tax (CVAT) has replaced, उसको हटा दिया गया। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज को भी आपका कवर अप किया गया टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द ड्यूटीज, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को हटाकर उसकी जगह नया टैक्स कौन सा लाए, सैनवेट लेकर आए। उससे क्या कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन के इफेक्ट को हटाने के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को हटाया गया और उसकी जगह क्या लाया गया, सैनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स लाया गया। सही है। टैक्स पे करने का जो प्रोसेस था वो बहुत टफ था, उसको सिंप्लीफाई किया गया। इन ऑर्डर टू इनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर, एमनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। बहुत सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया। सही है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म मेड इन फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स को अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने दो पॉलिसी की। पहला, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रुपी की वैल्यू कम की। अब आप कहोगे सर रुपये की वैल्यू कम करने से क्या होगा, देखो गवर्नमेंट ने रुपये की वैल्यू कम कर दी, यानी मान लेते हैं पहले $1 में 40 रुपये आ रहे थे, है ना। अब गवर्नमेंट ने रुपये को सस्ता कर दिया
तो अब $1 में 50 रुपये आने लग गए। तो इसका मतलब अमेरिकन कंपनी इंडिया से अब $1 में 50 रुपये का माल खरीद सकती है, पहले तो 40 रुपये का ही खरीद सकती थी। तो इसलिए क्या होगा कि अमेरिकन जो हैं वो इंडिया में आके परचेज करना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो वो इंडिया से परचेजिंग ज़्यादा करेंगे। इंडिया से जब वो परचेजिंग ज़्यादा करेंगे तो फिर इंडिया से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। इंडिया से जब ज़्यादा माल एक्सपोर्ट होगा तो पेमेंट जो है वो डॉलर्स में आएंगे, तो इंडिया के पास ज़्यादा डॉलर आने शुरू हो जाएंगे। एक बार एक्सपोर्ट बढ़ जाए हमारा तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा आने चालू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने डॉलर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया की रुपी को डिवैल्यू कर दिया, उसको कम कर दिया, जिससे वो अमेरिकन को सस्ती पड़े और हमारा माल उनको सस्ता पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा माल इंडिया से खरीदें, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ जाएँ। तो डिवैल्यूएशन रेफर टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। To overcome balance of payment crisis, the rupee was devalued against foreign currencies. This led to an increase in the inflow of foreign exchange. Inflow of foreign exchange कैसे हो गया? क्योंकि हमारा माल सस्ता हो गया, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा आने लग गए। Then a market determination of foreign exchange rate. The government allowed rupee value to be free from the control. पहले गवर्नमेंट डॉलर के रुपए को खुद कंट्रोल करती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई इसको फ्री छोड़ दो, जो भी डिमांड एंड सप्लाई है वही इसकी प्राइस जो है तय करेंगी। तो एज ए रिजल्ट मार्केट फोर्स और डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू। अब मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई उसको तय करती थी, है ना। तो गवर्नमेंट ने इसको फ्री छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में दो चीज़ें की, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी और दूसरा मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया। सही है, आगे देखते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म कि गवर्नमेंट ने बिजनेस के लिए और फॉरेन से जो इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए क्या रिफॉर्म सुधार किए कि बिफोर 1991 टू प्रोडक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री और लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज। पहले तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होने के कारण वो ढंग से बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि उनके बीच में कंपटीशन नहीं था। इसके कारण मैन्युफैक्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे हो गई। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही लिबरलाइजेशन किया तो फॉरेन की कई सारी कंपनियां भी इंडिया में आ गई, उनको भी बिजनेस करने की परमिशन मिल गई। तो प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन मिलने लग गया। प्राइवेट सेक्टर को जब कंपटीशन मिलने लग गया तो उसने भी जो है नई टेक्नोलॉजी वगैरह इंपोर्ट की, और फॉरेनर जो इंडिया में आए वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में नई टेक्नोलॉजी लेके आए। इससे कंपटीशन की जो भावना है वो बढ़ गई और इससे कस्टमर को जो है वो सस्ता और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी टेक्नोलॉजी का सामान जो है वो मिलने लग गया। जैसे पहले ना इंडिया में कारें जो थी वो ले दे के मारुति और एम्बेसडर ही थी, लेकिन जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो बाहर की कारें फोर्ड जैसे वो इंडिया में आ गई और अब हुंडई है वो इंडिया में आ गई। इससे क्या हुआ कि वो भी कारें यहाँ बनाने लग गए। इस कारण से यहाँ के लोकल कॉम्पिटिटर्स जो कि मारुति है, एम्बेसडर है, एम्बेसडर तो मार्केट से बाहर ही हो गई और मारुति वगैरह को काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया और आज आप देखिए मारुति भी एग्जिस्ट कर रही है और हुंडई भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। सही है। इन सब का एम क्या था? द एम वाज टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ द लोकल इंडस्ट्री, कि हम जो एफिशिएंसी है लोकल इंडस्ट्री की उसको बढ़ाएं, एंड द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और फॉरेन से हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है। द रिफॉर्म एम्ड एट फॉलोइंग मेजर्स, क्या क्या किया इस रिफॉर्म ने हमारे? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन थे। मान लो इंपोर्ट गवर्नमेंट ने कह दिया 10 मशीन से ज़्यादा नहीं मंगाओगे, अब पूरे इंडिया में 10 मशीनों से क्या होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि 10 मशीन से ज़्यादा नहीं मंगानी। तो इन रेस्ट्रिक्शंस को क्या है, गवर्नमेंट ने हटाया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, पहले एक्सपोर्ट करने पे जो टैक्सेस लगते थे गवर्नमेंट ने कहा यार एक्सपोर्ट पे अगर हम टैक्स लगाएंगे तो हमारा माल तो महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो वो इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन में कैसे टिकेगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर टैक्स ही हटा दिया। इंपोर्ट ड्यूटीज पे भी अपन ने टैक्स कम किया। कैसे? इंपोर्ट ड्यूटीज को रिडक्शन करने से क्या हुआ, फॉरेन से जो टेक्नोलॉजी और चीजें हम मंगा रहे थे वो हमारे लिए सस्ती आने लग गई। देन रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, पहले इंपोर्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट में जो है काफ़ी रिलैक्सेशन दे दिया, लाइसेंस बहुत इजीली मिलने लग गए। इस कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है इंपोर्ट करके इंडिया में बेचने लग गए। तो इनसे अपन को ये फ़ायदा हुआ। तो कुल मिलाकर अपन ने लिबरलाइजेशन में पढ़ा कि
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लिबरेशन में हुए वो थे, एक तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, एक फाइनेंशियल सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर आरबीआई में हुआ, फॉरेन एक्सचेंज जो डॉलर्स के लिए अपन ने डिवैल्यूएशन वगैरह किया, टैक्स रिफॉर्म जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स थे उनकी रेट्स को हमने कम किया, कैस्केडिंग इफेक्ट डबल टैक्सेशन को हटाया, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म कि अब्रॉड के लोग भी आकर इंडिया में इजीली बिजनेस कर सकें, ये हमने लिबरलाइजेशन के लिए किया। तो लिबरलाइजेशन जो है वो एक तरीके से ये है रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, ईज ऑफ बिजनेस जिसे हम कहेंगे, जिससे कि बिजनेस जो है वो इजीली हैंडल किया जा सके, उनको रेस्ट्रिक्शंस को हटाना। सही है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का चैप्टर अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।